नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर अंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के अंतर्गत आने वाले पहलवान गुरुदीन महिला महाविद्यालय से मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। अपनी टॉपिक शुरू करने से पूर्व यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, ये वीडियो आपके सिलेबस से संबंधित है, इसलिए इसको लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर करिए। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पर। आज हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर में टॉपिक लिया है भूमंडलीय ऊष्मीकरण। आज हम लोग भूमंडलीय ऊष्मीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। भूमंडलीय ऊष्मीकरण वैश्विक माध्य सतह का ताप 1961 से 1990 के सापेक्ष से भिन्न है। 1995 से 2004 के दौरान औसत धरातलीय तापमान 1940 से 1980 तक के औसत तापमान से भी भिन्न है। भूमंडलीय ऊष्मीकरण का अर्थ पृथ्वी के वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान में 20वीं शताब्दी से हो रही वृद्धि और उसकी अनुमानित निरंतरता है। पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान में 2005 तक 100 वर्षों के दौरान 0.74 प्लस 0.18 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। जलवायु परिवर्तन पर बैठे अंतर सरकार पैनल ने निष्कर्ष निकाला है कि 20वीं शताब्दी के मध्य से संसार के औसत तापमान में जो वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण मनुष्य द्वारा निर्मित ग्रीन हाउस है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि धरती के वातावरण के तापमान में लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। हमारी धरती सूर्य की किरणों से ऊष्मा प्राप्त करती है। ये किरणें वायुमंडल से गुजरती हुई धरती की सतह से टकराती है और फिर वहीं से परावर्तित होकर पुनः लौट जाती है। धरती का वायुमंडल कई गैसों से मिलकर बना है, जिनमें कुछ ग्रीन हाउस गैसें भी शामिल हैं। इनमें से अधिकांश धरती के ऊपर एक प्रकार से एक प्राकृतिक आवरण बना लेती हैं जो लौटती किरणों के एक हिस्से को रोक लेता है और इस प्रकार धरती के वातावरण को गर्म बनाए रखता है। गौरतलब है कि मनुष्यों, प्राणियों और पौधों के जीवित रहने के लिए कम से कम 16 डिग्री सेल्सियस तापमान आवश्यक होता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्रीन हाउस गैसों में बढ़ोतरी होने पर यह आवरण और भी सघन या मोटा हो जाता है। ऐसे में यह आवरण सूर्य की अधिक किरणों को रोकने लगता है और फिर यहीं से शुरू हो जाते हैं ग्लोबल वार्मिंग के दुष्प्रभाव। IPCC द्वारा किए गए जलवायु परिवर्तन के मॉडल इंगित करते हैं कि धरातल का औसत ग्लोबल तापमान 21वीं शताब्दी के दौरान और अधिक बढ़ सकता है। सारे संसार के तापमान में होने वाली इस वृद्धि से समुद्र के स्तर में वृद्धि, चरम मौसम में वृद्धि तथा वर्षा की मात्रा और रचना में महत्वपूर्ण बदलाव आ सकता है। ग्लोबल वार्मिंग के अन्य प्रभावों में कृषि उपज में परिवर्तन, व्यापार मार्गों में संशोधन, ग्लेशियर का पीछे हटना, प्रजातियों के विलुप्त होने का खतरा आदि शामिल हैं। ग्लोबल वार्मिंग से आशय हाल ही के दशकों में हुई वार्मिंग और इसके निरंतर बने रहने के अनुमान और इसके अप्रत्यक्ष रूप से मानव पर पड़ने वाले प्रभाव से है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र समझौते की रूपरेखा में मानव द्वारा किए गए परिवर्तनों के लिए जलवायु परिवर्तन और अन्य परिवर्तनों के लिए जलवायु परिवर्तनशीलता शब्द का इस्तेमाल किया गया है। यह शब्द जलवायु परिवर्तन मानता है कि बढ़ते तापमान ही एकमात्र प्रभाव नहीं है। यह शब्द एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल वार्मिंग कई बार उस समय प्रयोग किया जाता है जब मानव प्रेरित परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित होता है। कारण IPCC की चतुर्थ मूल्यांकन रिपोर्ट द्वारा अनुमानित वर्तमान विकिरणशील बाध्यता के घटक पृथ्वी की जलवायु
बाहरी दबाव के चलते परिवर्तित होती रहती है, जिसमें सूर्य के चारों ओर इसकी अपनी कक्षा में होने वाले परिवर्तन भी शामिल हैं। कक्षा पर पड़ने वाले दबाव सौर चमक, ज्वालामुखी उद्गार तथा वायुमंडलीय ग्रीनहाउस गैसों के अभिकेंद्रण को भी परिवर्तित करता है। वैज्ञानिक आम सहमति होने के बाद भी हाल ही में हुई गर्मी में वृद्धि के विस्तृत कारण शोध का विषय होते हैं। यह है कि मानवीय गतिविधियों के कारण वातावरण की ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि होने से अधिकांश गर्मी की औद्योगिक युग की शुरुआत के बाद से देखा गया। हाल ही के 50 वर्षों को यह श्रेय स्पष्ट तौर पर जाता है, जिसके लिए आंकड़ा उपलब्ध है। आम सहमति के विचार से अलग कुछ अन्य संकल्पनाओं का सुझाव अधिकांश तापमान वृद्धि की व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। ऐसी ही एक परिकल्पना का प्रस्ताव है कि गर्मी अलग अलग रूपों में सौर गतिविधि का परिणाम हो सकता है। बाध्यता का कोई भी प्रभाव तत्कालिक नहीं है। धरती के महासागरों का ताप, जड़त्व और कई अप्रत्यक्ष प्रभावों की धीमी प्रतिक्रिया का मतलब है धरती का वर्तमान तापमान उस पर डाले गए दबाव के साथ संतुलन में नहीं है। जलवायु वचनबद्धता के अध्ययनों से प्रदर्शित होता है कि यदि ग्रीनहाउस गैसों को 2000 स्तर पर स्थिर कर दिया जाए तो इससे आगे भी कुछ सीमा तक गर्मी दिखाई देगी। वायुमंडल में ग्रीनहाउस गैसें। ग्रीनहाउस की प्रभाव की खोज 1824 में जी.से फोरियर द्वारा की गई थी तथा 1896 में पहली बार स्वेंटी आरहेनेस द्वारा इसकी मात्रात्मक जांच की गई थी। यह प्रक्रिया द्वारा जो अवशोषण और उत्सर्जन की और रक्त विकिरण द्वारा वातावरण में गर्म गैसें वातावरण में एक और ग्रह की सतह कम है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड में हाल ही में होने वाली बढ़ोतरी मासिक CO2 मापन यह दर्शाते हैं कि अगर सारे वर्ष को देखा जाए तो छोटे छोटे मौसमी परिवर्तन देखने को मिलते हैं। हर साल यह परिवर्तन उत्तरी गोलार्ध में वसंत मौसम के आखिर में अधिक हो जाते हैं और जब उत्तरी गोलार्ध में फसलें बीजने का समय हो जाता है तो यह परिवर्तन कम हो जाता है, क्योंकि पौधे वातावरण में से कुछ CO2 हटा देते हैं। ग्रीनहाउस प्रभाव के रूप में अस्तित्व इस प्रकार विवादित नहीं है। स्वाभाविक रूप से ग्रीनहाउस गैसों के पास होने का मतलब है एक गर्मी के प्रभाव के बारे में 33 डिग्री सेल्सियस जो पृथ्वी पर रहने योग्य नहीं होंगे। पृथ्वी पर महत्वपूर्ण ग्रीन गैसें हैं जल वाष्प जो कि 36 से 70% तक प्रभाव पैदा करता है, जो 1 से 26% तक प्रभाव पैदा करता है, 4 से 9% तक और ओजोन जो 3 से 7% तक प्रभाव पैदा करता है। मुद्दा यह है कि मानवीय गतिविधियों से जब कुछ ग्रीनहाउस गैसों की वायुमंडलीय सांद्रता बढ़ती है तब ग्रीनहाउस प्रभाव शक्ति कैसे परिवर्तित होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद से मानवीय गतिविधि में वृद्धि हुई है, जिसके कारण ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। इसके कारण विकिरणशील वाद्य CO2 से मीथेन, ओजोन CFC और S निट्रोस भी बहुत बढ़ गए हैं। अगर अणु की दृष्टि से देखते हैं तो मीथेन ग्रीनहाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में अधिक प्रभावी है, पर उसकी सांद्रता इतनी कम है कि उसकी विकिरणशील जोर कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में केवल 1/4 है। प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाली दूसरी गैसें ग्रीनहाउस प्रभाव में योगदान देती हैं। इनमें से एक नाइट्रस ऑक्साइड कृषि जैसी मानवीय गतिविधियों के कारण अपना विकास कर रही है। CO2 और CH4 की वातावरण सांद्रता 17वीं सदी के मध्य में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत के बाद से क्रमशः 31% और 149% बढ़ गई है। पिछले
650,000 वर्षों के दौरान किसी भी समय से इन स्तरों को काफ़ी अधिक माना जा रहा है। यह वह अवधि है जिसके लिए विश्वसनीय आंकड़े आइस कोर से निकाले गए हैं। कम प्रत्यक्ष भूवैज्ञानिक प्रमाण से यह माना जाता है कि CO2 की इतनी ज़्यादा मात्रा पिछली बार 20 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। जीवाश्म ईंधन के जलने से पिछले 20 वर्षों में मानवीय गतिविधियों से CO2 में बढ़ोतरी में कम से कम 1/3 वृद्धि हुई है। शेष कार्य भूमि के उपयोग में परिवर्तन के कारण होता है, विशेषकर वनों की कटाई से ऐसा होता है। वातावरण की CO2 में वार्षिक वृद्धि 1960 में औसत वार्षिक वृद्धि 2000 से 2007 के बीच में हुई वृद्धि के 37% ही थी। CO2 की वर्तमान वायुमंडलीय सांद्रता आयतन की दृष्टि से लगभग 385 प्रति 10 लाख है। भविष्य में CO2 का स्तर ज़्यादा होने की आशंका है क्योंकि जीवाश्म ईंधन और भूमि के उपयोग में काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। वृद्धि के दर अनिश्चित आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी और प्राकृतिक घटनाओं पर निर्भर करेगी, पर शायद आखिरकार जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता ही निर्णायक साबित हो। IPCC की उत्सर्जन परिदृश्यों पर विशेष रिपोर्ट भविष्य के कई CO2 परिदृश्यों के बारे में बताती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों।